मेरे दोस्त, क्या आप भी एक स्टूडेंट है तो आपके अंदर एक उचित शिक्षा के साथ साथ उचित संस्कार भी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा आपको कभी भी झुकने नहीं देगा और संस्कार आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। एक अच्छी शिक्षा वही होती है मेरे दोस्त जो एक मूर्ख का भी आपको सम्मान करना सिखा दे। जय हिंद मेरे दोस्त, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ बेहतरीन और जबरदस्त अंदाज में सिखाने का प्रयास करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का जो हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे, जिसका 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस 2 लेक्चर को पहले नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों लेक्चर को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट को लेकर के हम आज इस वीडियो में आए हैं, और इस वीडियो में हम एसआई उपसर्ग, एसआई मानक उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के आगे इसी प्रकार से। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बता दिया था। मैंने आपको क्या बताया था कि मात्रकों की पद्धति जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताए थे आपको एफपीएस, दूसरा बताए थे मैंने आपको सीजीएस, और तीसरा मैंने आपको बताया था एमकेएस। एफपीएस जिसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सीजीएस जिसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, और एमकेएस जिसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है मानक एसआई उपसर्ग के बारे में। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रख करके लिखने का प्रयास कीजिए। तो हेडिंग में आपको लगा लेना है मानक एसआई उपसर्ग। हेडिंग में क्या लगाना है? मानक एसआई उपसर्ग। मानक एसआई उपसर्ग आपको हेडिंग में लगा लेना है। थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि आखिरकार मानक एसआई उपसर्ग क्या बला है, आखिरकार मानक एसआई उपसर्ग की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मेरे दोस्त, जैसे मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि अगर हमको दूरी को मापना है, जैसे लंबाई को मापना है, तो हम मीटर में मापेंगे, या तो सेंटीमीटर में मापेंगे, या तो किलोमीटर में मापेंगे। अब देखिए, तो अलग अलग पद्धति में मात्रकों की अलग अलग पद्धति में अलग अलग सिस्टम में आपको अलग अलग पैमाना की आवश्यकता पड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब हमको छोटा से छोटा इकाई को मापना है, छोटी से छोटी दूरी को मापना है, और बड़ी से बड़ी दूरी को मापना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अभी योगिया गांव के इस पावन धरती से आपको हम पढ़ा रहे हैं। अगर हम योगिया से लेकर के डायरेक्ट दिल्ली तक का अगर हमको दूरी मापना है, तो हम यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर, और यहाँ पर फुट से यहां से लेकर के वहां तक का दूरी नहीं माप सकेंगे। इसीलिए छोटी से छोटी दूरी और बड़ी से बड़ी दूरी को मापने हेतु मानक एसआई उपसर्ग की हमको आवश्यकता पड़ गई। तो मानक एसआई उपसर्ग का मतलब आप समझ लीजिए कि छोटी से छोटी दूरी और बड़ी से बड़ी दूरी को मापने के लिए हमको जिस उपसर्ग की आवश्यकता पड़ी उसी को हम लोग कहते हैं मानक एसआई उपसर्ग। अब देखिए, इसको अगर हम परिभाषित करने का बात करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं, इसका परिभाषा सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं कि छोटी से छोटी दूरी, छोटी से छोटी दूरी, छोटी से छोटी दूरी और बड़े से बड़े दूरी के मापन हेतु हमें मानक एसआई उपसर्ग की आवश्यकता पड़ी। तो मेरे दोस्त, छोटी से छोटी दूरी और बड़े से बड़े दूरी को मापने के लिए हमको जिस पैमाना की आवश्यकता पड़ी उसी को कहेंगे हम लोग मानक एसआई उपसर्ग। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मानक एसआई उपसर्ग को जो है 12 प्रकार में बांटा गया है। मानक एसआई उपसर्ग की कुल संख्या है 12। 6 ठो जिसमें से आपको निगेटिव पार्ट वाला पढ़ना है और 6 को जो है पॉजिटिव पार्ट वाला। तो देखिए, मानक एसआई उपसर्ग काफी ज्यादा जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर बातों को रिपीट कर दूं। जैसे छोटे से छोटे दूरी को मापना है, अगर बड़े से बड़े दूरी को मापना है, इसके लिए हम मीटर जैसे पैमाना को नहीं ले सकते हैं। सेंटीमीटर से यहां से लेकर के, अगर मान लीजिए अगर आपको जयनगर से लेकर के दिल्ली तक का दूरी मापना है, तो आप ऐसा नहीं कि मीटर लेकर के पहुंच जाइएगा और जयनगर से
यहाँ पर दिल्ली तक मीटर मीटर नापते चलिएगा, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा समस्या हो सकता है। इसीलिए छोटी से छोटी दूरी और बड़ी से बड़ी दूरी के मापन के लिए हमको मानक एसआई उपसर्ग की आवश्यकता पड़ी। आखिरकार मानक एसआई उपसर्ग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए। यह जो है आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अंकिक प्रश्न, तो अंकिक प्रश्न बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। देखिए, मानक एसआई उपसर्ग को दो तरह से आपको पढ़ना है। सबसे पहले होता है मानक एसआई उपसर्ग, एक होता है अंश के रूप में और एक होता है गुणज के रूप में। मानक ऐसा उपसर्ग जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है अंश के रूप में और एक होता है गुणज के रूप में। तो आपको क्या करना है, एक तरफ मानक ऐसा उपसर्ग लिख लेना है और एक तरफ अंश लिख लेना है और एक तरफ उसका सिंबल लिख लेना है मेरे दोस्त, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए मानक ऐसा उपसर्ग जो है 6 प्रकार का होता है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो इस साइड में देखिए, यहां पर एक तरफ आपको क्या करना है, एसआई उपसर्ग का नाम लिखना है, एक तरफ एसआई उपसर्ग का नाम लिखना है और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, यहां पर अंश लिख देना है, यानी कि आखिरकार मानक ऐसा उपसर्ग का जो पैमाना होता है कितना के बराबर होता है। अगर सिंबल आप लिखना चाहेंगे तो सिंबल भी इसको लिख लीजिए, यानी कि संकेत। देखिए ध्यान पूर्वक समझिए, मानक ऐसा उपसर्ग 12 ठो मानक ऐसा उपसर्ग के बारे में पढ़ना है, जिसमें 6 को बांट करके आपको हम इस तरह शानदार ट्रिक बता देंगे कि आप यूं चुटकियों में इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहला मानक ऐसा उपसर्ग में आपको याद रखना है मिली। सबसे पहले याद रखना है मिली, इसको अंग्रेजी में भी हम लोग कहेंगे मिली। दूसरा आपको याद रखना है माइक्रो, मिली, माइक्रो। तीसरा आपको याद रखना है नैनो। तीसरा क्या याद रखना है, नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो। 4 नंबर में आपको याद रखना है पीको। 5 नंबर में आपको रखना है मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। 5 नंबर में फेमटो। और सबसे लास्ट में आपको याद रखना है यहां पर एटो, फेमटो। और यहां पर याद रखना है एटो। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। एक म्यूजिक के भांति आप याद कर लीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। म्यूजिक के भांति आपको याद कर लेना है मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। याद कैसे करना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। अगर अंश की बात करें मेरे दोस्त, तो देखिए आपको क्या करना है, सभी जगह 10-10 को इस प्रकार से बॉक्स में भर देना है। 10 को इस प्रकार से बॉक्स में क्या करना है, 6 का 6 डब्बा को भर देना है, वो भी 10-10 डाल करके। अब देखिए शानदार ट्रिक क्या होता है, आपको क्या करना है, -3 का पहाड़ा पढ़ देना है। -3 एकम 3, -3 दूना -6, -3 तिया -9, -3 चौके -12 और -3 पंचे -15 और -3 छके -18। तो इस तरह से -3 का पहाड़ा पढ़ देना है, यानी 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15 और 3 छक 18। और सभी में निगेटिव का साइन लगा देना है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि एक पीको के बराबर कितना होता है, तो आपको बोलना है 10 के पावर -12। एक माइक्रो के बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -6। एक फेमटो के बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -15। याद कैसे रखना है, देखिए काफी शानदार तरीका से आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा आपको एक माइक्रो बराबर कितना होता है। आप तो भली भांति जानते हैं कि एसआई उपसर्ग जो है 6 ठो होता है नेगेटिव वाला और 6 ठो होता है पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला हम आगे आपको बताएंगे। देखिए जैसे आपको पूछा जाए एक फेमटो बराबर कितना होगा, हाथ निकालिए इसे, यहाँ पर इस तरह से गिनिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो। यानी कि फेमटो आता है 5 नंबर में, 5 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 दिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, यानी कि 10 के पावर में -15। यानी एक फेमटो बराबर हो जाएगा 10 के पावर -15। जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया कि एक मिली बराबर कितना होता है, तो आपको क्या करना है, हाथ पर गिनना है कि मिली कितना नंबर पर आता है, तो मिली 1 नंबर पर आता है। तो क्या कीजिए आप 3 को एक बार गुना कीजिए तो 3 होगा, यानी कि 10 के पावर -3। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि एक नैनो बराबर कितना होता है, तो आपको क्या याद रखना है, मिली, माइक्रो, नैनो। 3 नंबर पर आता है नैनो, यानी कि 3 को क्या कीजिए आप 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, यानी कि 10 के पावर में -9 हो जाएगा मेरे दोस्त।
तो इस तरह से आप मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो को याद रख सकते हैं। अगर इसका संकेत की अगर बात करें तो मेरे दोस्त मिली को एम लिखेंगे, माइक्रो को भी यहाँ पर, माइक्रो को हम म्यू से स्विच करते इस प्रकार से मेरे दोस्त। नैनो को एन लिखेंगे यहाँ पर, पिको को पी से स्विच किया जाता है, फेम्टो को एफ से सूचित करेंगे या पीएच भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर एटो को ई से स्विच करेंगे मेरे दोस्त। तो इस तरह से आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। उसके बाद आपको क्या करना है, छठो आपको निगेटिव वाला याद रखना है। मिली बराबर होगा 10 के पावर -3, माइक्रो के बराबर होगा 10 के पावर -6, नैनो के बराबर 10 के पावर -9, पिको के बराबर होगा 10 के पावर -12, फेम्टो के बराबर होगा 10 के पावर -15, एटो के बराबर होगा 10 के पावर -18। इस तरह से आपको रट लेना है, क्योंकि आगे आपको न्यूमेरिकल प्रश्न में काफी ज्यादा ही सहायता करने वाली है। उसके बाद आपको पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव पार्ट की अगर बात करें तो मेरे दोस्त पॉजिटिव में आपको क्या क्या याद रखना है, ध्यानपूर्वक समझिए। इधर हम मिटा देते हैं ताकि आपको आगे जाकर के इधर भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या क्या। एक तरफ यहां पर भी आपको एसआई उपसर्ग लिखना है, एसआई उपसर्ग। दूसरी तरफ आपको यहां पर भी अंश लिखना है। सिंबल लिखना चाहते तो लिखिए, वरना छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको हम यहाँ पर मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो निगेटिव के लिए आपको हम सिखा दिए। एक के लिए मिली, दो के लिए माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो याद रखना है। पिको के बराबर 10 के पावर -12, नैनो के बराबर 10 के पावर -9, माइक्रो के बराबर 10 के पावर -6। ऐसे आपको रट लेना है, याद करना है, क्योंकि आगे जाकर के आपको पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर में कितना माइक्रो एम्पियर होता है। पूछा जाएगा कि एक, इसी तरह से आपको क्या क्या पूछ सकता है, अलग अलग तरीका से प्रश्न जो है आपको घुमा फिरा करके पूछ दिया जाएगा। तो देखिए, अब नेगेटिव में हम आपको याद करवा दिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉजिटिव में भी याद करना है। पॉजिटिव में क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो आपको नेगेटिव में याद रखना है। पॉजिटिव के लिए आपको याद रखना है किलो, सबसे पहले याद रखना है आपको किलो। 2 नंबर में आपको याद रखना है मेगा। 3 नंबर में आपको याद रखना है जीगा। 4 नंबर में आपको याद रखना है टेरा, और 5 नंबर में आपको याद रखना है पेटा। किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, और 6 नंबर में सबसे लास्ट में आपको याद रखना है हेक्सा। तो किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। किलो, मेगा, जीगा, टेगा पे, यहां पर एक्सा होगा, हेक्सा नहीं, यहां पर एक्सा। क्या क्या याद रखना है, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरह से याद रखना है। अगर अंश की बात करें मेरे दोस्त, अंश नहीं होता, यहाँ पर गुणज हो सकता है, गुणज होगा। अब देखिए, 1 किलो के बराबर आपको पूछा जाए, आपको यहाँ पर भी क्या करना है, सभी बॉक्स में 10 को डाल देना है। इस तरह से आप 10 डाल दीजिए सभी बॉक्स में, यहाँ पर भी हम 10 डाल देंगे। अब यहाँ पर हम -3 का पहाड़ा पढ़े थे, आपको यहाँ पर क्या करना है, +3 का पहाड़ा पढ़ देना है। इधर हम -3 का पहाड़ा पढ़े मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो में माइनस का पहाड़ा पढ़े, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा में प्लस का पहाड़ा पढ़ना है, वो भी +3 का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6, सभी के पावर में लगाते चलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, और यहाँ पर 3 छक्का 18। तो इस तरह से आप काफी शानदार तरीका से, काफी ट्रिकली इसको याद रख सकते हैं। पूछा जाएगा 1 किलो के बराबर कितना होगा, तो 10 के पावर 3। 1 मेगा के बराबर कितना होगा, 10 के पावर 6। 1 जीगा के बराबर कितना होगा, 10 के पावर 9। 1 टेरा के बराबर कितना होगा, 10 के पावर 12। 1 पेटा के बराबर कितना होगा, 10 के पावर 15, और 1 एक्सा के बराबर कितना होगा, तो 10 के पावर 18। इस तरह से आपको रट लेना है, समझ लेना है, चाहे जो कीजिए, क्योंकि आगे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है यह। देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में 1 एक्सा के बराबर है, तो आपको उंगली निकालना है, बोलना है मिल, सबसे पहले किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 6 नंबर पर आया, 6 को डायरेक्ट 3 से गुना कीजिए, 6 3 18, यानी 10 के पावर में 18 हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा आपको 1 जीगा के बराबर होता है, उंगली निकालिए, गिनिए कितना नंबर पर जीगा आता है, कि किलो, मेगा, जीगा। 3 नंबर पर आया, 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, यानी कि 10 के पावर में 9 हो जाएगा, यानी 1 जीगा के बराबर 10 के पावर में 9 होगा मेरे दोस्त। इसी तरह से आपको याद रखना है किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा,
यानी कि 1 किलो के बराबर 10 के पावर 3, 1 मेगा के बराबर 10 के पावर 6, 1 जीगा के बराबर 10 के पावर 9, 1 टेरा के बराबर 10 के पावर 12 और 1 पेटा के बराबर 10 के पावर 15 हो जाएगा और 1 एक्सा के बराबर 10 के पावर 18 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस तरह से आपको दोनों याद कर लेना है। मानक ऐसा उपसर्ग 12 ठो होता है, जिसमें 6 होता है निगेटिव के लिए और 6 होता है पॉजिटिव के लिए। इसी 12 को जो है विद्यार्थी सब समझते नहीं रहता है, आगे आपको ये सब रटना पड़ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला 1 मिली के बराबर कितना होता है, 1 एक्सा के बराबर कितना होता है, ये सब रट लेता है विद्यार्थी सब। लेकिन आपको समझ लेना है कैसे, सब में 10-10 बैठाना है और -3 का पारा पढ़ना है, एक बार +3 का पारा पढ़ना है, काम खत्म। तो देखिए एक बार हम आपको रिपीट करवा देते हैं। 1 मिली के बराबर 10 के पावर -3, 1 माइक्रो के बराबर 10 के पावर -6, 1 नैनो के बराबर 10 के पावर -9, 1 पिको के बराबर 10 के पावर -12, 1 फेमेटो के बराबर 10 के पावर -15 और 1 एटो के बराबर 10 के पावर -18 हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो 1 किलो के बराबर 10 के पावर 3, 1 मेगा के बराबर 10 के पावर 6, 1 जीगा के बराबर 10 के पावर 9, 1 टेरा के बराबर 10 के पावर 12 और 1 पेटा के बराबर 10 के पावर 15 और 1 एक्सा के बराबर 10 के पावर 18 हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको रट कैसे लेना है, कैसे इसको रटिएगा, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, समझना है, बनाने का तरीका आना चाहिए। एक बार -3 का पहाड़ा पढ़िए, एक बार +3 का पहाड़ा पढ़िए, बस इतना आपको रट लेना है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, म्यूजिक के भांति एकदम धुन में याद कर लीजिए। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अगर आपको बोलने में समस्या है तो मेरे साथ बोलिए, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इस तरह से आपको याद रखना है। बार बार बोलिए, म्यूजिक के भांति बोलिए, आपको याद हो जाएंगे ये सब। किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए अब चैप्टर को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। इसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ना है कि विभिन्न आधारी राशि को मिलाकर के हम किस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक को बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में एक महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि किसी भी राशि का प्रश्न पूछा जाएगा, किसी भी राशि के माप के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी राशि के माप के लिए जो है हमको 2 बातों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यांक। स्टार पॉइंट में आपको याद रख लेना है, याद क्या रखना है कि किसी भी राशि के माप के लिए, किसी भी राशि के माप के लिए, किसी भी राशि के माप के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता होती है। 2 बातों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि के माप के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मात्रक। किसी भी राशि के माप के लिए हमको जो है 2 बातों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यांक। परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, पहला आपको याद रखना है मात्रक और दूसरा आपको याद रखना है संख्यांक। तो किसी भी राशि के माप के लिए हमको 2 बातों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है मात्रक और दूसरा है संख्यांक। अब मेरे दोस्त कभी कभी आपको परीक्षा में क्या किया जाता है कि विभिन्न पद्धतियों के लिए जो है मात्रकों के बीच संबंध पूछ दिया जाता है कि आधारी राशि को मिलाकर के हम किस प्रकार से व्युत्पन्न राशि तैयार करेंगे। तो आपको अब हेडिंग में लगा लेना है, विभिन्न पद्धतियों के लिए मात्रकों के बीच संबंध। हेडिंग में लगाइए, हेडिंग में क्या लगाना है मेरे दोस्त, विभिन्न पद्धतियों के मात्रक एवं उनके बीच संबंध। विभिन्न पद्धतियों के मात्रक एवं उनके बीच संबंध। विभिन्न पद्धतियों के मात्रक एवं उनके बीच संबंध मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको हेडिंग में लगा लेना है। और इसी टॉपिक के साथ
यह चैप्टर जो है समाप्त हो सकता है। तो वीडियो में पूरा फोकस के साथ, ये काफी ज्यादा जरूरी है किस तरह से हम आधारी राशि को मिला करके व्युत्पन्न राशि तैयार करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आपको याद रखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल जो होता है आपको याद रखना है लंबाई गुने में चौड़ाई के बराबर होता है। लंबाई गुना में चौड़ाई के बराबर होता है। अगर हम क्षेत्रफल की मात्रक निकालेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यानपूर्वक समझिए क्षेत्रफल का मात्रक कैसे निकालेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया, लंबाई का जो मात्रक होता है मेरे दोस्त यहाँ पर मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर। जिस तरह से आप x को x से गुना करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर, y को y से गुना करते हैं तो आपको आता है यहां पर y स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो यहां पर आएगा मीटर स्क्वायर। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखने का प्रयास करें मेरे दोस्त, तो मीटर का सिंबल होता है m और यहां पर भी मीटर का सिंबल होगा m। दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा m स्क्वायर। इसको हम लोग वर्ग मीटर भी पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त, इसको हम वर्ग मीटर भी पढ़ सकते हैं। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल अर्थात एरिया का जो ऐसा मात्रक होता है वह होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर, यानी कि एरिया का जो मात्रक होगा मेरे दोस्त वह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या याद रखना है, जब मीटर को मीटर से गुना कीजिएगा मेरे भाई तो मीटर स्क्वायर होगा, और इसी मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी पढ़ा जाता है। तो क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर कहिए या मीटर स्क्वायर कहिए। 2 नंबर में आपको याद रखना है मेरे दोस्त आयतन। 2 नंबर में क्या याद रखना है, 2 नंबर में आपको शानदार तरीका से याद रखना आयतन के लिए, परीक्षा के लिए जो आपको जरूरी है आयतन। देखिए आयतन जो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में होता है चौड़ाई और गुना में होता है मेरे भाई यहाँ पर ऊंचाई। देखिए लंबाई का भी मात्रक यहाँ पर मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक यहाँ पर मीटर होता है, और ऊंचाई का भी मात्रक यहाँ पर मीटर होता है। तो मीटर को जब मीटर से गुना करेंगे और फिर उसको मीटर से गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको x को और x को गुना करना है, तो सभी के पावर में हम कुछ नहीं है तो 1 रहता ही है, तो x के पावर में 3 हो जाता है। उसी प्रकार से जब m को और m को गुना कीजिएगा तो मीटर के पावर में 3 अर्थात मीटर क्यू हो जाएगा। तो आयतन का जो मात्रक होता है मेरे भाई यहाँ पर मीटर क्यू होता है। इसी मीटर क्यू को हम लोग कहते हैं घन मीटर, इसी को हम घन मीटर भी कह सकते हैं। तो आयतन का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो घन मीटर होता है। यह भी बात आपको याद करके रखना है कि आयतन का मात्रक क्या होगा, तो घन मीटर होगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो वर्ग मीटर होगा। या आपको मीटर स्क्वायर याद रखना है या आपको मीटर क्यू याद रखना है। इस तरह से आप काफी शानदार तरीका से इसको याद कर सकते हैं। तीसरा नंबर में आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। घनत्व बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अर्थात मास, और बटे में होता है आपके लिए आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन। मेरे भाई अगर द्रव्यमान की मात्रक की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। और आयतन का मात्रक अब ये निकाले हैं घन मीटर होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम मीटर क्यू। तो यहाँ पर जो घनत्व का ऐसा मात्रक निकलेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर केजी पर मीटर क्यू। तो घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यू आपको याद रखना है, केजी पर मीटर क्यू। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे पर, बट्टा में जो लगा होता है उसको पढ़ते हैं पर, यानी कि केजी पर मीटर क्यू। मेरे भाई 4 नंबर में आपको क्या याद रखना है, 4 ठो आपके लिए इंपोर्टेंट है, हम 4 का 4 आपको बताने जा रहे हैं। 4 नंबर में आपको याद रखना है दाब का ऐसा मात्रक। दाब का अगर हम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो दाब का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में होता है मेरे भाई यहाँ पर क्षेत्रफल। देखिए बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पर क्षेत्रफल का अब ये निकाले हैं, क्षेत्रफल का क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक जब ये आपको पूछा जाए तो आपको बोलना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का नहीं, दाब का ऐसा मात्रक आपको पूछा जाए तो क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बल बटे में क्षेत्रफल, अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह 4 आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, या आप उसको वर्ग मीटर बोल सकते हैं। आयतन का जो ऐसा मात्रक होगा घन मीटर, अर्थात आप इसको मीटर क्यू भी बोल सकते हैं। घनत्व का जो मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यू,
उसके बाद दाब का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे भाई। तो इसी टॉपिक के साथ यह चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो एक नारा तो बनता है, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो भी जबरदस्त और शानदार तरीका से, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।